आइए तो आज हम लोग बात करेंगे 1857 की क्रांति के बारे में। ऐसा नहीं है कि 1857 की क्रांति से पहले कोई क्रांति नहीं हुई थी या 1857 के क्रांति के बाद कोई क्रांति नहीं हुई थी। तो 1857 के पूर्व भी क्रांति हुई थी और 1857 के बाद भी क्रांति और छोटे छोटे आंदोलन हुआ, जिन आंदोलनों को हम लोग जानेंगे जनजातीय विद्रोह के माध्यम से। आज हम लोग बात करेंगे 1857 की क्रांति का। तो आइए हम लोग एक एक करके जानते हैं। क्रांति कोई भी हो, उसका सबसे पहले कुछ न कुछ कारण होता है। तो उन्हीं कारण में से हम जानेंगे कारण क्या था। इसके बाद सबसे पहले हम लोग कोई भी क्रांति का भूमिका को समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद कारण जानने का प्रयास करेंगे। कारण के बाद जो है क्रांति आरंभ कब हुई वो जानेंगे। फिर क्रांति का विस्तार किन किन क्षेत्रों में हुआ उस पर चर्चा हम लोग करेंगे। फिर क्रांति असफल क्यों हुआ, आखिर इतनी बड़ी क्रांति असफल क्यों हुआ। फिर हम लोग जानेंगे विद्रोह का परिणाम क्या निकला और इस विद्रोह का परिणाम के बाद इस क्रांति का महत्व क्या था, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहली बात है भूमिका। तो भूमिका में हम लोग जानेंगे कि 1857 की जब क्रांति हुई थी उस समय जो है वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। भारत का वायसराय जो थे लॉर्ड कैनिंग थे और इन्होंने लॉर्ड कैनिंग ही 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह लाया, जिसका चर्चा हम लोग आगे करेंगे। इसके बाद इंग्लैंड के एक वायसराय आया लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने ये काफ़ी बड़ा साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के थे। इन्होंने भारत में अपने साम्राज्य को काफ़ी ज़्यादा विस्तार करना चाहते थे। कौन? लॉर्ड डलहौजी साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। तो उन्होंने एक नीति लाया था। लॉर्ड डलहौजी जब 1848 ईस्वी में भारत आता है तो उन्होंने व्याप्तगत का सिद्धांत लाए। इसके बाद उन्हीं सिद्धांत को हम लोग बोलते हैं चूक का सिद्धांत लाए। फिर उन्होंने हड़प नीति लाया। तो विस्तारवादी नीति के थे ही लॉर्ड डलहौजी। तो उन्होंने व्याप्तगत के सिद्धांत हड़प की नीति के तहत हमारे भारत देश के राज्यों को अपने राज्य में मिलाया। उसमें जो है सबसे पहले हम राजनीतिक कारण के रूप में जानेंगे किस तरह से लॉर्ड डलहौजी जो है भारत के राज्यों को हड़प नीति के तहत मिलाया। तो ये व्याप्तगत का सिद्धांत ऐसा था लॉर्ड डलहौजी का कि उन्होंने एक नियम लाया, कोई राजा का अगर उसे संतान नहीं है तो अगला जो वारिस होगा, जो पहले राजा सब अपने मनो अनुकूल जो है गोद लेने की प्रथा चला रहे थे। किसी बच्चा को गोद लेता था वही अगला राजा हो जाता था। लेकिन जैसे ही लॉर्ड डलहौजी भारत देश में एंट्री होता है 1848 से लेकर के 1856 तक इन्होंने रहा। तो इन्होंने क्या किया, गोद लेने की जो प्रथाएं थी इन्होंने उनको समाप्त कर देता है। समाप्त करने के बाद सबसे पहला जो राज था वो सतारा था। सतारा को उन्होंने 1848 ईस्वी में व्याप्तगत सिद्धांत के अनुसार अपने राज्य में मिलाया, क्योंकि उनको कोई पुत्र नहीं था। और सतारा को जब मिलाया उस समय वहाँ के राजा कौन थे? तो अप्पा साहब वहाँ के राजा थे। फिर उन्होंने 1849 ईस्वी में सबलपुर और जो है जेतपुर को मिलाया। क्या मिलाया? 1849 ईस्वी में हम बात करते हैं
जेतपुर, जो ये कहाँ है, यूपी राज्य में है, यूपी राज्य में इसको व्याप्तगत सिद्धांत के तहत मिलाया। और सबलपुर उड़ीसा में है, इसको व्याप्तगत सिद्धांत के अंतर्गत लॉर्ड डलहौजी ने मिलाया। फिर आगे ये क्रम जारी रहा। 1850 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश में एक जगह है जिसको हम लोग बाहत के नाम से जानते हैं, उस जगह को इन्होंने व्याप्तगत सिद्धांत के तहत मिलाया। फिर 1852 ईस्वी में इन्होंने उदयपुर राजस्थान में पड़ता है, उसको इन्होंने मिलाया। फिर हम बात करेंगे 1854 ईस्वी में इन्होंने नागपुर यानी महाराष्ट्र को अपने क्षेत्र में मिलाया, महाराष्ट्र को अपने क्षेत्रों में इन्होंने मिलाया। अब देखिए, ये तो सारे हड़प नीति व्याप्तगत सिद्धांत के अनुसार ये सारे राज्य को इन्होंने क्या किया, अपने राज्य में मिला लिया। अब हम बात करते हैं, उस समय मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय था। बहादुर शाह द्वितीय ये जो है दिल्ली के लाल किला सुंदर भवन में ये रहते थे। लॉर्ड डलहौजी देखिए कितनी ज़्यादा बदमाशी करते हैं। इन्होंने मुगल बादशाह बहादुर शाह को बोले, आपके बाद आपका जो कोई संतान होगा, आपके बाद आप लाल किला छोड़ करके और आपके जो अगला जो कोई संतान होगा उसको कुतुब मीनार में बोलिए अपने सारे व्यक्ति को शिफ्ट हो जाने के लिए। इन्होंने डलहौजी ने आदेश दिया। इस पर भी बहादुर शाह ने इसका विरोध किया। और इतना ही नहीं, लाल किला छोड़ने का तो आदेश दिया और बोला, अगर हम भारत देश में, अंग्रेज का कहना था अगर हम भारत देश में हैं, इंग्लैंड का कहना था हम भारत देश में हैं, तो हमारे रहते हुए कोई सम्राट नहीं होगा। बहादुर शाह के बाद कोई भी उसका जो संतान होगा उसको सम्राट घोषित नहीं किया जाएगा। सम्राट के जगह पर क्या होगा, शहजादा। सम्राट के जगह पर क्या उसको कहा जाएगा, शहजादा कहा जाएगा। और अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय था, जिनके बाद उनके नाम सिक्का से भी हटाने को कहा गया। अब कोई मुगल बादशाह का सिक्का पे नाम नहीं है। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा, ऐसा कौन सा मुगल बादशाह था जिनका सिक्के पे से नाम हटाया, वो कौन था, बहादुर शाह द्वितीय। इसके बाद कोई बादशाह का सिक्के पर नाम नहीं था। फिर हम बात करेंगे अवध का। ये तो व्याप्तगत के सिद्धांत पर इन्होंने मिलाया, लेकिन 1856 ईस्वी में कुशासन के आरोप पर कि आप अच्छे से शासन व्यवस्था नहीं चला रहे हैं, उसके आरोप पर अवध को क्या किया, 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने अपने राज्यों में मिला लिया। और इसका जो शासक था इसको कलकत्ता जाने पर मजबूर कर दिया। और यही अवध का अगला जो था, इसका बेटा वर्गीस कादिर था और बेगम हजरत महल था। ये हम लोग जाने राजनीतिक कारण 1857 ईस्वी की क्रांति की, ये सारी राजनीतिक था। अब हम जानेंगे 1857 ईस्वी की आर्थिक कारण के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आर्थिक कारण में जो है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो यूरोप की कंपनी थी, उन्होंने जो भारत पर व्यापार कर रहे थे, वो व्यापार जो है वो एकाधिकार था, कोई भी यूरोपीय कंपनी व्यापार नहीं करता था। लेकिन 1813 ईस्वी में एक चार्टर एक्ट लाया जिसमें कंपनी की एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और सिर्फ चाय और चीनी, है ना, चाय का व्यापार इसके पास था और चीनी का, ये दो व्यापार था 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट में कंपनी की जो है पूर्णतः जो है व्यापार को समाप्त कर दिया गया, पूरा व्यापार का इसका समाप्त कर दिया गया 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा।
और हुआ क्या, जब व्यापार को समाप्त कर दिया, इन्होंने भारत देश में यूरोपीय कंपनी जो व्यापार करने के लिए आते थे, सारा यूरोपीय कंपनी जब व्यापार करने के लिए भारत देश आए तो भारत देश का जो व्यवस्थाएं थी, आर्थिक व्यवस्था, और काफ़ी ज़्यादा खराब हो गया। इसके बाद जो है अंग्रेज 1765 ईस्वी में जो इलाहाबाद की संधि होती है, वहाँ से जो इंग्लैंड धन का निकासी शुरू किया, तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति में काफ़ी ज़्यादा मदद हुआ, और औद्योगिक क्रांति जो संभव हुआ हमारे भारत देश का ही धन निकासी सिद्धांत के तहत। धन निकासी का सिद्धांत जो दिया दादा भाई नौरोजी ने दिए थे, धन निकासी का सिद्धांत। अब देखिए, ये सारी विधि व्यवस्था था ही। आर्थिक कारण में हम लोग जानेंगे रेल का विकास हुआ। रेल का ऐसा नहीं, आप लोग सोचिएगा, ब्रिटिश जो है हम लोग के लाभ के लिए रेल की व्यवस्थाएं की, ट्रेन की सुविधा दी, अच्छे सीट दिए कि भारतीय लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो है यातायात करेंगे, एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे। ऐसा कोई इसकी मानसा नहीं थी। ब्रिटिश की साफ मंशा थी, अपने विकास के लिए इन्होंने रेल की शुरुआत की। जब भारत में इन्होंने रेल की शुरुआत की तो भारत के दूर दूर जो गांव थे, यूरोप के व्यापारी वहां पर भी अपना सामान जा कर के बेचते थे। और भारत देश में जो इंग्लैंड के औद्योगिकरण में कच्चे माल की जो ज़रूरत होती थी, उन कच्चे मालों को ये रेल के माध्यम से यूरोप ले जाते थे, बंदरगाह तक। इसलिए हमारे भारत देश में इन्होंने रेल सेवाएं शुरू की। अब आइए हम बात करते हैं, हमारे भारत देश के किसान उस समय क्या करता था, खेती यानी कि खाद्यान्न फसल की खेती करता था। किस फसल की खेती होती थी, खाद्यान्न। अंग्रेज ने क्या किया, वाणिज्यिकीकरण की खेती शुरुआत की। कैसा खेती किया, वाणिज्यिकीकरण की खेती की शुरुआत की। उन्होंने नील, बिहार में नील का, असम में चाय का, इसी प्रकार से बंगाल में कपास का, ये सारे खेती करना उन्होंने शुरू किया। अब भारतीय किसान के पास, जिसके पास फसल कम होता था, वाणिज्यिकीकरण खेती पर अंग्रेज ने क्या किया, दबाव बनाया। तो भारतीय किसान की जो खाद्यान्न व्यवस्था थी वो काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई, जिससे हमारे भारत देश में अकाल की स्थिति हो गई। ये अकाल की स्थिति में भारत देश बहुत सारे लोग मौत के गाल में समा गए। इसके बाद आता है भू राजस्व। ब्रिटिश की सबसे बड़ी खामियां थी भू राजस्व व्यवस्था। इन्होंने भू राजस्व व्यवस्था काफ़ी ज़्यादा रखा था, 50% तक। आप समझिए, अगर कोई भी किसान के पास 10 केजी अनाज होता था, 10 केजी अनाज अगर उसके पास होता था, उनमें से अंग्रेज क्या करते थे, 5 केजी ले लेते थे। अगर किसी वर्ष अनाज अच्छा नहीं हुआ, 2 केजी ही हुआ, 4 केजी ही उपज हुआ, तो उन्होंने 2 केजी ले लिया, बोला 3 केजी जो है आप क्या कीजिए, पैसा लेके हमें दीजिए। लेकिन इसका 50% फिक्स था। ये व्यवस्था में हमारे भारत देश के किसान काफ़ी दिन प्रतिदिन गरीब होते जा रहे थे। अब हम बात करेंगे सामाजिक कारण का। ये था आर्थिक कारण, जिसमें हमारे भारत देश के काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। अब हम बात करेंगे सामाजिक कारण। समाज में क्या क्या कारण थे, आइए ज़रा जानते हैं। सामाजिक कारण में ब्रिटिश ने हमारे भारत देश में क्या क्या किया। 1813 के चार्टर में ईसाई मशीनरियों को उन्होंने भारत में पूरा छूट दे दी, और खुली छूट के कारण इन लोग को ये लगता था इतने बड़े विशाल देश में, भारत के कोने कोने में ईसाई धर्म को हम स्थापना कर दें, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और 1829 ईस्वी में विलियम बेंटिंक ने जब आए, उन्होंने क्या किया, सती प्रथा पर रोक लगाया।
सती प्रथा पर जो रोक लगाया, हमारे भारत देश के जो रूढ़िवादी लोग थे उन्होंने इनका काफ़ी ज़्यादा विरोध किया। सती प्रथा पर जब रोक लगाए तो हमारे भारत देश के जो रूढ़िवादी लोग थे इनका काफ़ी विरोध किया। आपको लगता है ये सती प्रथा अभी वो 1829 में 29 की बात है कि बहुत बुरा था, लेकिन उस समय की आप हालात को देखेंगे, सती प्रथा क्यों अपनाया गया था? क्योंकि 1829 के समय में हमारे देश में सती प्रथा व्यापक स्तर पर था, क्योंकि उस समय बाल विवाह था। 1829 में हमारे भारत देश में बाल विवाह था। अब बताइए उस महिला की क्या दोष है जिसकी शादी, बाल विवाह था तो 5 वर्ष या 10 वर्ष में की जाती थी, किन्हीं कारणवश उनके पति की देहांत हो जाती थी, तो उनको क्या करता था, पति के चिता में, है ना, जा करके जलना पड़ता था। ऐसा नहीं कि महिला को जबरदस्ती पकड़ करके उसमें चिता में जलाया जाता था, ये व्यवस्था नहीं थी, वो खुद जाती थी। क्यों? कि उस समय की जो सती ये महिला की स्थिति थी काफ़ी खराब स्थिति थी। इतनी खराब स्थिति थी, अगर कोई भी महिला का उसकी पुरुष की पहले मृत्यु हो जाती थी, अगर वो महिला सती नहीं होता था, वो भाग जाती थी या मृत्यु होने के बाद जोर जोर से हल्ला करती थी, रोती थी, लोग जमा होता था, और दिन में जब उसका अंतिम संस्कार होता था उस महिला को उस चिता पर क्या करता था, दे दिया जाता था और वो सती हो जाती थी। उस समय की ये अवधारणा था कि महिलाएं जो होती है वो पुरुष की सेवा के लिए होती है। क्या होती है? महिलाएं पुरुष की सेवा के लिए होती है, इसीलिए महिला को वहाँ पर भी सेवा करने के लिए अपने पति के साथ सती होना पड़ता था। और ऐसा नहीं होने के बाद उस समय के रूढ़िवादी लोगों की अवधारणा था कि वो भूत बन के, प्रेत बन के आएंगे इस गली में उस गली में, हम लोगों को परेशान करेंगे, ये अवधारणाएं थी। तो वो लोग ये काम करते थे, जैसे यहाँ सेवा किए वैसे स्वर्ग लोक में भी जाकर सेवा करेंगे। और अगर किसी पुरुष की पहले मृत्यु हो जाती थी तो ये होता था, लेकिन किसी महिला की अगर मृत्यु पहले हो जाती थी पुरुष के सेवा के लिए, तो आपको पता ही है दूसरा महिला आ जाता था। तो ये जो प्रथा थी हमारे भारत देश में, सती प्रथा काफ़ी व्यापक रूप से था और महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा कष्ट होता था। अगर कोई महिला सती नहीं होती थी, अपने पति की मृत्यु के बाद वो चुपके से भाग जाती थी और 10 रोज 20 रोज वो कहीं छुप के ऐसा जगह में चल जाता था, तब तक उसका पति का क्या होता था, दाह संस्कार कर दिया जाता था। दाह संस्कार हो जाने के बाद उस महिला को जो है कोई भी पुनः जब वो समाज में आती थी तो उसको नहीं जलाया जाता था, और उस महिला को लोग निम्न दृष्टि से देखता था और उन्हें लोगों के बीच में एक अवधारणाएं, गलत संदेश चले जाते थे कि ये महिला क्या है, डैन है, जिन्होंने अपना पति को क्या किया है, खा गया है, अपना पति को उन्होंने खा गया। इन परेशानियों से इसके बाद जब वो अपना गांव आते थे, अपना घर आते थे और उन्हें कोई देखता नहीं था, यहाँ तक कि अगर किसी वो अगर दरवाजे से या सड़क होके कहीं पे निकले तो पूरा उसको शरीर में जो इतना तक घूंघट लेके जाना पड़ता था। किसी की यहाँ अगर कोई बच्चे का जन्म हुआ, अगर वो उस होके चल जाती थी, उसके बच्चे को अगर कुछ हो जाता था तो बोलता था वो डैन है, इसीलिए वो कर दिया, ऐसा हो गया। इतनी ज़्यादा कष्ट थी महिला को पति की मृत्यु होने के बाद, तो वो सती होने पर मजबूर हो जाती थी। उनके पास 2 ऑप्शन था। एक ऑप्शन था पति के चिता पर जल जाना, दूसरा ऑप्शन था भाग जाना। तो भागने के बाद भी महिलाओं को बहुत सारा कष्ट था, लेकिन ये सारे प्रक्रिया चल ही रहा था। उन्हें 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया। इस अधिनियम में उन्होंने घोषणा किया, अगर कोई भी
रूढ़िवादी लोग, कोई महिला को अपने पति के चिता पर जलाते हुए देखा गया, वहाँ पर जितने भी श्मशान घाट में लोग होंगे सभी को क्या किया जाएगा, सभी को जो है कानूनी दंड दिया जाएगा, जेल करवाया जाएगा। तब से कोई भी महिलाओं को उन्होंने क्या किया, सती होने से धीरे धीरे क्या हुआ, रोक लगा, विधवाओं की संख्या बढ़ी, विधवाओं की संख्या धीरे धीरे क्या हुआ, बढ़ा। उन्हीं में जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवाओं के लिए विधवा पुनर्विवाह लाया, और उन्होंने एक ब्राह्मण थे और उनके पास एक बेटा था, उन्हें काफ़ी ज़्यादा अपने बेटे को समझाया, वो बोले हम अपने समाज में एक बदलाव लाना चाहते हैं, उस बदलाव के तहत एक अपना बेटा का एक विधवा से शादी करवाते हैं, एक ब्राह्मण होके। वहाँ से धीरे धीरे विधवाओं की स्थिति में सुधार हुई। आइए हम बात करते हैं, अब ये जाने सामाजिक कारण। अब हम बात करेंगे सैन्य कारण। सैन्य कारण में क्या था कि सैनिक कारण में 1856 ईस्वी में एक सैनिक आया, सैनिक कारण था जर्नल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट आया, एनलिस्टमेंट एक्ट लाया गया। इस एक्ट के तहत जो भी धर्म के, बहुत तरह के धर्म के सैनिक होते थे, उनको अपना धर्म का प्रचार, टोपी पहनना या दाढ़ी रखना, ये सारे व्यवस्थाओं को इन्होंने समाप्त कर दिया। और उस समय सैनिक को ट्रेनिंग लेने के लिए समुद्र पार जाना पड़ता था। जो हमारे समाज के उस समय के जो अंधविश्वासी लोग थे, समुद्र पार अगर जाते थे तो वो सोचता था इसका धर्म नष्ट हो गया, इसका सब धर्म नष्ट हो गया। अगर उसकी पत्नी होती थी घर में, वो समुद्र पार होकर सैनिक का ट्रेनिंग लेके आते थे, तो उसका घर के दरवाजे पर जैसे वो जाते थे, पत्नी आती थी तो दरवाज़ा नहीं खोलता था। काफ़ी दुर्भाग्य था उस समय हमारे भारत देश में रूढ़िवादियों की सैनिक को समुद्र पार भेजने के बाद वो समझता था इसका सारा धर्म क्या हो गया है, नष्ट हो गया। ये था सैन्य कारण। अब देखिए, ये तो हम लोग ओवरऑल जाने राजनीतिक कारण, इसके बाद हम लोग जाने आर्थिक कारण, इसके बाद जाने सामाजिक कारण, इसके बाद जाने सैन्य कारण, सैनिक कारण। अब हम जानेंगे तत्कालीन कारण क्या था। तत्कालीन कारण जो है चर्बी वाला कारतूस की घटना था। और कैनिंग ने क्या किया कि उस समय जो है राइफल जो चलता था, एनफील्ड राइफल चलता था, उस एनफील्ड राइफल की जगह पर उन्होंने क्या किया, ब्राउन बेस राइफल का प्रयोग किया। और इसमें गाय और सुअर के चर्बी युक्त था। उस कारतूस को दांत से काट करके खींचना पड़ता था, जिससे हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म की क्या हो रही थी, दोनों धर्म के लोग जो थे वो सोचते थे हमारा धर्म समाप्त हो जाएगा। इसलिए वो तत्कालीन कारण बना। यहीं से 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत होती है, जो हम लोग आज कारण जाने। इसके बाद अब 57 की क्रांति का हम लोग आरंभ करेंगे अगला क्लास में। कुछ बात है, इस का प्रतीक चिन्ह जो था, इसका प्रतीक चिन्ह था कमल और रोटी, कमल और रोटी या रोटी या कमल। इसका जो प्रत्यक्षदर्शी था 1857 की क्रांति का, वो प्रत्यक्षदर्शी था प्रमुख शायर मिर्जा गालिब थे, और जो है प्रसिद्ध दार्शनिक कार्ल मार्क्स। इन्होंने 1857 को क्रांति को प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने देखा था। 1857 की क्रांति की इन लोग प्रत्यक्ष रूप से देखा था। आज हम लोग यहाँ तक समझे। आगे की क्लास में हम लोग जानेंगे 1857 की क्रांति आरंभ कहाँ से हुई और यह किस प्रकार से आरंभ हुई, उसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। आज इतना ही।